हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो बहुत मस्त चल रही होगी, क्योंकि कल का है हमारा एग्ज़ाम। तो फाइनल टच के लिए आपके लिए कल हमने गेसिंग पेपर डाल दिया था चैनल पे, आप सभी ने देख लिया होगा। लेकिन उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस थे, एक दो क्वेश्चंस थे छोटे छोटे, वो रह गए थे। एक क्वेश्चन था तो शॉर्ट और लॉन्ग में आ सकता था, हमारे प्रिडिक्शंस के बाहर था, ठीक है। लेकिन बाद में हमें दिखा तो उसके ऊपर हमने एक वीडियो बना दी है, और एक छोटा पॉइंट और था उसके ऊपर भी। तो ये लास्ट वीडियो होने वाली है, ठीक है, कल के पेपर के 3003 की। आपके लिए पहले ही बोल देता हूँ, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। आप यकीन मानिए आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। ये जो फाइनली अब से लेकर के तकरीबन 20 घंटे बचे हैं तुम्हारे पेपर के लिए, उसके लिए बहुत जल्दी बहुत अच्छे से तुम उसको जितना हो सके कोशिश कर सको, उसको एग्जीक्यूट प्लान को कर लो, ठीक है। जो पेपर आया है उसको पूरा कर लीजिए और जो वीडियोस हैं वो कर लीजिए। चलिए तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन है हमारा कि ओम्बुड्समैन, ओम्बुड्समैन से आप क्या समझते हैं। क्या भारतवर्ष में अन्य देशों के समान लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित हो चुका है। यदि हो चुका है मतलब कि हाँ, तो कब से लागू हुआ है। इस अधिनियम का उद्देश्य बताइए। लोकपाल की स्थापना का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये है क्वेश्चन। तो व्हाट डू यू मीन बाय ओम्बुड्समैन, वेदर लोकपाल and Lokayuk's acts it passed in India on the lines of ambition of other countries. If so, with what objects and effect? Explain it establishment of Lokpal in India. ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा उसमें लिखा जाता है, पता नहीं किस वे से। पिछली बार जो पेपर आया था उसमें दो क्वेश्चन ऐसे थे कि हमने लिखा था कुछ और उसका थोड़ा सा सिनोनियम चेंज करके आ गया कुछ। अब जो बच्चों को पता होगा उन्होंने उसको लिख दिया होगा, जिनको नहीं पता होगा वो बेचारे नहीं लिख पाए होंगे, ठीक है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन को प्रॉपर हूबहू उसी तरह लिखें, ताकि आपको कोई समस्या प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तर। ओम्बुड्समैन मतलब आम्बुड्समैन। आम्बुड्समैन का अर्थ, आम्बुड्समैन का सूत्रपात सर्वप्रथम सन 1809 में स्वीडन में हुआ था। सूत्रपात का मतलब सबसे पहले अस्तित्व में आना, ठीक है। सूत्रपात का मतलब अस्तित्व में आना। इस पद पर नियुक्त करने का अधिकार वहां की संसद रिक्सडैंग, जो कि वो है स्वीडन की संसद है, उसको बोला जाता है रिक्सडैंग। हमारे यहाँ को संसद ही बोला जाता है। इस पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसे अपनी प्रशासकीय योग्यता और विधि प्रक्रिया से संबंधी गहन अनुभव के कारण ख्याति प्राप्त हो। मतलब कि इस पद के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है, ठीक है। एक तो सबसे पहले क्या हो, सबसे पहले तो उसके पास में बहुत सारी योग्यता हो। कौन सी योग्यता? प्रशासनिक योग्यता, गवर्नमेंट, ठीक है, लाइन की योग्यता हो। और उसके बाद जो उसकी विधि प्रक्रिया है, ठीक है, उससे उसने क्या किया हो कि अपनी बहुत अधिक मतलब अपने गहन अध्ययन से, अपनी मेहनत से बहुत सारे अवार्ड ले रखे हों, प्राप्त हो, उस मशहूर हो, प्रसिद्ध हो। ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? ओम्बुड्समैन बनाया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि स्वीडन में ओम्बुड्समैन का पद अत्यंत उच्च और गरिमापूर्ण है। जिस व्यक्ति का इस पद पर चयन किया जाता है वह संसद द्वारा नियुक्त होने के कारण वहां के प्रशासनिक और विधायी कार्यों पर अपनी दृष्टि रखता है। समझ में आ गया? मतलब जिस व्यक्ति को इस पद के लिए चुना जाएगा वो वहां के प्रशासनिक और विधायनी दोनों कार्यों पर अपनी दृष्टि रखेगा। निगरानी, दृष्टि का मतलब निगरानी रखेगा, उसकी जिम्मेदारी भी उसी पर होगी। इसलिए इसके पास में अधिक क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। और अनुभव के साथ साथ में इसकी जो कामयाबी हैं, मतलब कि इनके जो उपलब्धियां हैं वो भी अधिक होनी चाहिए। और उस संबंध में उत्पन्न किसी भी प्रकार की शिकायत या कठिनाई को वैधानिक ढंग से दूर करने का प्रयत्न करता है। उन पर देखो, विधायिनी पर और प्रशासनिक क्रियाओं पर वो नजर रखता है और देखता है कि अगर कहीं पर कोई गड़बड़ हो रही है तो वो अपने तरीके से उनको सॉल्व करने का
ठीक है, अपने तरीके से उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है और कर भी देता है। स्वीडन की तरह अन्य देशों में भी इस पद को निर्माण किया जाता है, मतलब स्वीडन में जैसे किया जाता है अन्य पद में भी अन्य देशों में भी इसका निर्माण किया जाता है। तो स्पेशल क्या चीज़ है, एक तो ये वाली 1809 में स्वीडन में हुआ था और रिक्सडॉन्ग वहाँ की संसद है, उसने पहली बार ये हुआ था। ठीक है, बाकी ये तो सब तुम लिख ही सकते हो। अब आगे है कि भारत में कुछ लोक अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों के मामले की जांच करने के लिए संघ लोकपाल और राज्य के लोकायुक्त के निकाय की स्थापना करने और उससे संबंधित या उससे उसके आनुषांगिक आनुषांगिक मतलब आकस्मिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम, जिसका संक्षिप्त नाम लोकपाल और लोकायुक्त है, अधिनियम 2013 है और जो 1 जनवरी 2014 से समस्त भारत पर पारित हो चुका है, लागू हो चुका है। देखिए हमारे भारत में देखो उसमें क्या होता है कि स्वीडन में या अन्य देशों में जो लोकपाल की नियुक्ति होती है उसका काम होता है विधायी और कार्यपालिका के जो सदस्य हैं उनकी निगरानी करना। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर स्पेशली क्या गया भैया, जो भी प्रशासनिक व्यक्ति है जिसके पास में सरकारी शक्तियां हैं, सरकारी कर्मचारी है, कोई भी व्यक्ति अगर भ्रष्टता मतलब कि भ्रष्टाचार या फिर अपनी ड्यूटी को ना निभाना कुछ भी ऐसा करता पाया गया, ठीक है, पाया जाएगा, वो उसी पर निगरानी, उसी की मतलब कि उसी के लिए उसके ऊपर बना दिया है क्या, लोकपाल और लोकायुक्त, तो वो उन्हीं के लिए है। वो देखेगा उनके सारे कार्य, कौन ऐसा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उनकी जांच करेगा, जांच करने के बाद उन्हें सजा देगा, दिलवाएगा, जो भी करवाएगा वो लोकपाल और लोकायुक्त करवाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। भारत में सबसे पहले ये 1 जनवरी मतलब कि इस अधिनियम को 2013 में लागू किया गया था, जो 1 जनवरी 2014 से पूरे भारत में लागू है। समझ में आ गया। इस अधिनियम को 2013 कहा जाता है, लेकिन लागू हुआ था पूर्ण रूप से पूरे भारत में 1 जनवरी 2014 को। बस इस बात का ध्यान रखना। चलिए अब है लोकपाल की स्थापना। लोकपाल की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 3(1) के अनुसार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए लोकपाल नामक एक निकाय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, चलिए की जाएगी। धारा 3(1) के तहत का मतलब यह है कि जो सरकारी कर्मचारी जो गलत कार्य करते पाए, भ्रष्टाचार करते हुए पाए जाते हैं कुछ भी, तो उसकी जांच करने के लिए एक निकाय मतलब कि एक सीट को चुना जाता है, एक पद को बनाया गया है, उस पद का नाम है लोकपाल। ठीक है, चलिए नंबर 1, लोकपाल निम्नलिखित से मिलकर के बनेगा। नंबर 1, लोकपाल मतलब कौन चुना जाएगा, इसका मतलब यह है, ठीक है, एक अध्यक्ष जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति हो रहा हो या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश या रहा है, या कोई ऐसा विख्यात व्यक्ति जो उपधारा 3 के खंड 6 में विनिर्दिष्ट पात्रता को पूरा करता है। मतलब कि लोकपाल वो बन सकता है जो एक अध्यक्ष हो, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति हो, ठीक है, मतलब कि जज हो, न्यायाधीश हो, उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो, या फिर ये है उपधारा 3 के, ठीक है, खंड में जो मतलब कि एलिजिबिलिटी, विनिर्दिष्ट पात्रता को बोलते हैं एलिजिबिलिटी दी गई है, अगर उसको पूरा करता है तो वो व्यक्ति लोकपाल बन सकता है। दूसरा है उतने सदस्य जो 8 से अधिक नहीं होंगे, जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होंगे, परंतु लोकपाल के सदस्यों के 25% से अन्य सदस्य अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक वर्गों के संबंध व्यक्तियों और महिलाओं में से होंगे। उन्हें क्या कहा गया है कि ये जो लोकपाल बनेगा, ठीक है, इस लोकपाल को बनाने वाला एक ग्रुप होगा, समूह होगा, ठीक है, जब जहाँ से लोकपाल बनेगा वहाँ पर एक ग्रुप होगा, एक समूह होगा, उस समूह में ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी है। उनमें क्या है, 8 जो सारे सदस्य हैं वो 8 से अधिक तो होंगे नहीं, केवल 8 ही होंगे, ठीक है, लेकिन जिनमें से 50% मतलब कि 50 मतलब कि 8 का 4
ठीक है। 4 सदस्य तो न्यायिक सदस्य होंगे, मतलब कि न्यायाधीश जो जज होंगे, ठीक है। परंतु लोकपाल के सदस्यों के 50% से अन्य सदस्य, भाई 50 मतलब कि 8 में से 4 जज हो गए, 4 जो होंगे वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक वर्गों या फिर व्यक्तियों और महिलाओं में से होंगे। सपोज दैट 8 सदस्यों की एक टीम बन रही है, ठीक है। तो उनमें से 4 हो गए न्यायाधीश, 1 हो गया अल्पसंख्यक, 1 हो गया जनजाति, 1 हो गया उपजनजाति वाला, मतलब कि एक जाति, एक अनुसूचित जाति वाला हो गया, एक उपजनजाति वाला हो गया और एक महिला हो गई, ठीक है। इस तरह से ये बनेंगे। ये चारों के चारों कौन रहेंगे? वो न्यायाधीश रहेंगे, ठीक है। चारों में से इस तरह के होने जरूरी हैं इनमें से। अब देखिए आगे, कोई भी व्यक्ति किसी न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने की पात्र, कोई भी उनमें से कोई भी, मतलब कि जो 8 सदस्य की जो टीम थी उनमें से किसी न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए के लिए पात्र होगा यदि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, या किसी उच्च न्यायालय या मुख्य न्यायालय है या उसका रहा है। मतलब कि जो 8 थे उनमें से जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनमें से कोई भी उसके लिए एलिजिबिलिटी हो सकता है उन 8 में से, लेकिन उनके लिए जरूरी क्या है कि वो उच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट हो, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में वो जज बन चुके हों या फिर जो हाई कोर्ट है उसमें जज का काम लंबे समय से कर चुके हों। खैर, न्यायिक सदस्य से भिन्न किसी सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के पात्र होगा यदि वह निर्दोष, सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट योग्यता का वाला ऐसा व्यक्ति है जिसके पास भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, वित्त जिसके अंतर्गत बीमा और बेकारी भी है, विधि और प्रबंधन से संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान और 25 वर्ष से अन्यून की विशेषज्ञता है। ये सारी कंडीशन जो है आप पढ़ लेना, मतलब कि सत्य हो, उत्कृष्ट योग्यता वाला हो, भाई गरिमा वाला हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा मतलब कि लोगों का भलाई की हो, तो उसके पास में प्रसिद्धि हो, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये भी चीज़ें मायने रखती हैं। आगे है अध्यक्ष का कोई सदस्य, संसद का कोई सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का भी कोई सदस्य उनमें नहीं होगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, संसद का कोई भी व्यक्ति उसमें नहीं होगा। खैर है, नैतिक अधमता वाले किसी अपराध का दोष सिद्ध कोई व्यक्ति नहीं होगा। मतलब कि जो नैतिक, मॉरल कंडीशन, भाई देखो मॉरल, नैतिक आ गया मॉरल के लिए, जिसके अंदर संस्कार कह सकते हैं हम, ठीक है, संस्कारों वाला में संस्कारी अगर कोई भी उनमें दोष पाया जाता है तो वो वहां पर नहीं बैठ सकता। तीसरा है, यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख को 45 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति नहीं होगा। 45 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति भी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। आगे है, किसी पंचायत या नगर पालिका का कोई सदस्य नहीं होगा। पंचायत या नगर पालिका का कोई सदस्य नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति आगे है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे संसद, संघ या किसी राज्य की सेवा से हटा दिया गया हो। ठीक है, संघ या किसी राज्य की सेवा से जिसको बर्खास्त किया गया हो वो व्यक्ति भी वहां पर नहीं होगा, क्योंकि बर्खास्त किसको किया जाएगा? बर्खास्त उसको किया जाएगा जिसकी नैतिक वैल्यू कम हो गई होगी। चौथा है, चयन समिति की सिफारिशों पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। चयन समितियों की सिफारिशों पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है? देखिए, अधिनियम धारा 4 के अनुसार, अधिनियम धारा 4 के अनुसार हम इसको पढ़ेंगे। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। अध्यक्ष और सदस्य कितने थे? 8 बताए थे ना? हाँ, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी एक चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के पश्चात की जाएंगी। देखिए, सबसे पहले कौन कौन? प्रधानमंत्री अध्यक्ष। दूसरा, लोकसभा का अध्यक्ष सदस्य, लोकसभा में विपक्ष का नेता सदस्य, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्च न्यायालय का कोई अन्य सदस्य। ये सारे हो सकते हैं जो उनमें सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। उसके बाद है लोकपाल की अधीक्षण संबंधी शक्तियां। अब लोकपाल बन जाएगा, उसके बाद उसके अंडर क्या क्या शक्तियां होंगी, उसके पास क्या क्या पावर होंगी, उसके बारे में है ये लोकपाल। धारा 25 के अनुसार
लोकपाल को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 की धारा 4 और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 की धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन को लोकपाल द्वारा प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के लिए निर्दिष्ट किए गए मामलों के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन पर अधीक्षक करने और निर्देश देने की शक्तियां होंगी। मतलब कि भैया जो दिल्ली में जितने भी कांड होंगे या फिर कहीं भी होंगे तो उन पर निगरानी कौन रख सकता है, जिसकी कौन, लोकपाल। जितने भी वहाँ पर कांड है, वो जितने भी कुछ होंगे दिल्ली पुलिस के अंडर में जितने भी वो आएंगे, उन सबको जांचने की जिम्मेदारी लोकपाल के पास में आ जाएगी। वो किसी को भी ऑर्डर दे सकता है, किसी को भी कुछ भी कर सकता है। समझ में आ गया? चलिए आगे है तलाशी और अभिग्रहण। तलाशी और अभिग्रहण, सर्च एंड सीजर, धारा 26 के 1 के अनुसार यदि लोकपाल के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा कोई दस्तावेज जो उसकी नए राय में इस अधिनियम के अधीन किसी प्रारंभिक जांच के लिए उपयोगी या उसे सुसंगत होता होगा किसी स्थान में छिपाया गया है, तो ऐसे किसी अभिकरण को जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है, जिसे अन्वेषण का कार्य सौंपा गया है, ऐसे दस्तावेजों की तलाशी लेने और उनका अभिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। मतलब कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब कि एक टिंट बन रही हो, टिंट का मतलब एक बड़ी बहस बन रही हो, या फिर जैसे कि अभी देख रहे हैं ये जो राम मंदिर वगैरह चल रहे हैं ना, तो इनके जो केस चल रहे हैं वो पुराने इतिहासों में कोई कागज़ों को लेकर के आ रहा है, निकाल कर कोई लिख उनको शिलालेख होकर लेके आ रहा है, कोई कुछ लेकर कोई, तो वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हो जाते हैं। ठीक है कि भाई उस तकरीबन अब से 60 साल पहले, 70 साल पहले वो कागज़ था जो राम मंदिर के जो बराबर में जो ज़मीन है उसको किसी ने उनको नाम किया था। ये तो ये सारी चीज़ें अब उनको ढूंढे कहाँ से, उनको सर्च कहाँ से करें, इंपॉर्टेंट है। तो उन सभी को सर्च करने का भी, जो ढूंढने का, सर्च करने का भी जो मतलब कि जो शक्ति है वो लोकपाल के पास में आ जाती है, और वो दिल्ली पुलिस को या फिर किसी को अंडर में लेकर के उनको सर्च करवा सकता है, अपनी निगरानी उन पर रख सकता है। ऐसे जो गंभीर मामले होते हैं ये उनमें होता है। चलिए, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवा का उपयोग करने की लोकपाल की शक्ति, पावर ऑफ लोकपाल ऑफ यूटिलाइज सर्विसेज ऑफ ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। देखो, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं, ठीक है, उनकी जो कार्य, उनके जो ड्यूटी हैं, ठीक है, उनको वो कैसे उपयोग करेंगे, ठीक है, उसके पास उसकी कैसे उपयोग करेंगे, क्या उनका करना, उनके लिए उसकी जो पावर है वो भी इनके हाथ में होती है। धारा 28 के अनुसार लोकपाल कोई प्रारंभिक जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार, किसी अधिकारी या संगठन का अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा। ठीक है, कहने का मतलब भैया राज्य सरकार हो, स्टेट हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, कोई सी पुलिस हो, जब भी उसको जरूरत होगी किसी को बुला लेगा, आ जाओ भाई जरा एक जांच के लिए चलना है। ठीक है, मतलब उनकी शक्तियों का वो उपयोग कर सकता है। समझ में आ गया? उनकी हेल्प लेकर। अब देखो, कहीं भी कोई क्राइम सीन है, वहां पर भैया लोकपाल अकेला तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो किसको लेकर के जाएगा? वो अपने साथ सिपाहियों को लेकर जाएगा, पुलिस को लेकर के जाएगा। तो वो कोई भी पुलिस को लेकर के जा सकता है, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, या फिर कोई और अधिकारीगण हो, ठीक, किसी को भी लेकर के जा सकता है इस स्थिति में। अब है आस्तियों की अंतिम कुर्की, प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ असेस्ट। धारा 29 के अनुसार जहां लोकपाल या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारों के पास उसके कब्जे में को सामग्री का आधार पर यह विश्वास करने का कारण है, ऐसे विश्वास के कारण को लेखबद्ध किया जाएगा कि, देखिए, जहां पर किसी से रिलेटेड कुछ ऐसे कारण मिल गए कि जहां कोई काम है लेकिन वो प्राधिकृत है, या फिर उन अधिकारों में उनके पास में उसकी कब्जे की हुई सामग्री है, तो ऐसे में क्या करेगा, किसी व्यक्ति के कब्जे में भ्रष्टाचार का कोई आगम, मतलब कि पता चल जाए उसने भैया उसके पास में इतनी संपत्ति है, 10 करोड़ रुपए उसके पास में है, लेकिन वो भ्रष्टाचार के हैं, तो भैया उस पर तुरंत उसकी कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचार से संबंधित कोई अपराध कारित करने का अभिव्यक्ति हो, या फिर कोई और भी ऐसा हो। देखिए, अभी मैंने बताया कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास में भाई 10 करोड़ रुपए वो पैसे उसके भ्रष्टाचार के हैं, वो
अगर ऐसा प्रतीत हो गया लोकपाल को तो तुरंत उन भ्रष्टाचार के पैसों को या फिर उसके जितने भी पता चल गया इसने 10 करोड़ रुपए का इसने घोटाला किया है, तो भैया उसके घर वार की जो कुर्की उर्की है सारी वो कर लेगा, वो सब वसूल लेगा सारे के सारे पैसे। ठीक है, चाहे वो पैसे ना हो उसके पास तो भी वो वसूल लेगा, उसके घर वार जितना भी उसके पास में मतलब कि उसकी दौलत वौलत होगी, संपत्ति होगी, सबको। ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचार से संबंधित अपराध कारित करने का अभियुक्त हो, लेकिन उसको ये भी पता हो कि इसने ही अब किया है। ऐसा नहीं उसके पास उसका माल है तो नहीं, ऐसा होना भी चाहिए कि वो उसमें शामिल हो। अब है आस्तियों की कुर्की की पुष्टि, कंफर्मेशन ऑफ अटैचमेंट ऑफ असेट। धारा 30 के अनुसार लोकपाल जब वह धारा 29 को उपधारा के 1 के अधीन किसी संपत्ति को अंतिम रूप से कुर्क करता है, यदि लोक सेवक को बाद में भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन अपराध से संबंधित आगमों को अधिहत किया जाएगा और वो किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था और शोध किसी ऋण को छोड़कर केंद्रीय सरकार में किसी विलंघम या पट्टाधृत हित से मुक्त रूप में निहित होंगे। मतलब कि देखो, जब पता चल गया कि इन्होंने भैया वो किया है, गबन किया है, कुछ या किया है, या फिर इन पे सरकार का इतना हक बनता है, तो वो उसके माल की और जान माल की, जितना भी जान की नहीं सॉरी माल की जो उनके पास में संपत्ति है उसकी कुर्की कर लेंगे। कुर्की करने के बाद में जब ये पता हो जाएगा ना कि हाँ जितना भी इन्होंने गबन किया है वो इक्वल हो गया, बाकी इनके ऊपर जितने आरोप लगे थे उन सबसे फ्री हो गया, तभी उसको उन सब चीज़ों से बरी किया जाएगा। आगे है स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन। इस उपधारा के प्रयोजन के लिए बैंक, ऋण और वित्तीय संस्था पदों के वही अर्थ होंगे जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋण वसूली अधिनियम 1993 की धारा 2 के खंड 6, खंड 6 और खंड ज में क्रमशः उनके हैं। मतलब कि देखो, किसी ने कहीं से कुछ गबन कर लिया या फिर किसी का पैसे ले लिए, किसी से कुछ ले लिए, तो उनकी जो वसूली है वो जो गवर्नमेंट के जो रूल होते हैं, बैंकों के रूल होते हैं ऋण देने के, उसके कि उन पे कितना ब्याज लिया जाएगा, इतना समय हो गया। जैसे सपोज के बैंक ऋण देता है तो बैंक ऋण मतलब कि कर्ज, इस बैंक से कर्जा लिया जाता है, लोन। तो बैंक से लोन लेते समय 5% ब्याज लिया, तो जो पैसा उसने लेकर किसी ने ले लिया है, किसी से गबन कर लिया है और वो 2 साल तक उसने अपने पास रखा है, 2 साल के बाद में उसके पास में पैसे की पुष्टि हो पाई है, तो उसके बाद में क्या करेगा, 2 साल तक जितना 10 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए अगर उसने अपने पास रखा है तो उसकी वसूली 10 करोड़ के साथ में 2 साल के 5% का ब्याज लगा करके वसूला जाएगा। इस बात के लिए वो कह रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया होगा आपको। देखिए आगे है, प्रारंभिक जांच के दौरान अभिलेखों के नष्ट किए जाने से रोकने के लिए निर्देश देने की लोकपाल की शक्ति, पावर ऑफ लोकपाल टू गिव डायरेक्शन टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग पार्लियामेंट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। धारा 33(1) के अनुसार लोकपाल किसी ऐसे लोक सेवक को जिसे किसी दस्तावेज या अभिलेख को तैयार करने या उसकी अभिरक्षा करने का कार्य सौंपा गया है, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन में ऐसे दस्तावेज का अभिलेख को नष्ट किए जाने या नुकसान पहुंचाने से उसकी संरक्षा करता, लोक सेवा को ऐसे दस्तावेज या अभिलेख में परिवर्तन करने या उनसे छिपाने से रोकना। मतलब कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई बहुत सारे मतलब जैसे वो ले लो, कोई अपराधी है, ठीक है, अब कोई मर्डर केस में पकड़ा गया, तुरंत उसको पुलिस हिरासत में लेकर के कोर्ट भेज देती है, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के वहां पर क्या कर देती है, सामने उसके पहुंचा देती है, ठीक है, हाजिर कर देती है। अब क्या होता है, उस समय पर जो मर्डर केस में फंसा है, ठीक है, सपोज दैट कि एक मुजरिम है और उसको यहाँ पर कोर्ट में पेश कर दिया गया 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने। अब यहाँ पर पेश कर दिया, अब इसका जो वकील है, मर्डरर का जो वकील है, वो कहेगा जी मेरे उसको बेल दे दीजिए। क्योंकि ऐसा कोई पुख्ता सबूत तो है नहीं कि उसी ने मर्डर किया।
ठीक है, अभी तय नहीं हो पाया मर्डर उसने किया है, लेकिन हाँ सबूत उसके खिलाफ है, वो वहाँ पर पाया गया है, इस बात को मान लेते हैं, लेकिन नहीं है, तो ये करेगा बेल की अपील। अब सामने जो होगा अपोजिट वो कहेगा भैया वो सर योर ऑनर इसको बेल नहीं दी जाए, इसको सीधा कस्टडी में लिया जाए, जेल भेज दिया जाए, तभी हमारी जो जांच है वो चलेगी। जब तक हम चार्जशीट ना बना लें उसको सीधा जेल में भेज दो, नहीं तो ये क्या करेगा, बाहर रहेगा तो जो सबूत हैं उनको ये हो सकता है नष्ट कर दे। क्या कर दे, नष्ट कर दे। तो मजिस्ट्रेट करता है, इस तरह से लोकपाल के पास भी ये शक्तियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब है प्रत्यायोजन की शक्ति, पावर ऑफ डेलीगेट। धारा 34 के अनुसार लोकपाल लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, यह निर्देश दे सकेगा कि उसको प्रदत्त किसी प्रशासन या वित्तीय शक्ति का उसके ऐसे सदस्यों या अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा उसके आदेशों में निर्दिष्ट किए जाएं प्रयोग या निर्वहन किया जाएगा। मतलब कि जो प्रत्यायोजन की शक्ति है ना, वो धारा 34A के अनुसार लोकपाल जो लिखित रूप में भी ले सकता है, और जितने भी उसके नीचे कार्य कर रहे हैं, जिनको उसने ड्यूटी दी है, वो उनको लिखित रूप में देगा। क्या देगा, लिखित रूप में दे सकता है। हाँ भी तुम्हारा काम ही है। प्रत्यायोजित का मतलब क्या होता है, प्रत्यायोजित का मतलब है, मतलब कि प्रत्यायोजित का मतलब मैं तुम्हें देखो अपने नॉर्मल भाषा में समझाऊं, उसको समझना। देखिए जैसे प्रत्यायोजित का मतलब है, जैसे हमने एक प्लान किया कि हमें बनाना है अपना घर बनाना है हमें। ठीक है, घर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे राजमिस्त्री को। ठीक है, राजमिस्त्री को ढूंढेंगे और उससे कहेंगे चलो भी घर बनाने लग जाओ। अब वो डेली के डेली काम करेगा, थोड़ा हम देखते रहेंगे उसको कितना किया ये सब करेंगे। एक तो ये वे है। एक दूसरा वे है कि हमें अपना घर बनाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे कॉन्ट्रैक्टर को, राजमिस्त्री के ठेकेदार को। ढूंढते हैं नहीं, ठेकेदार को बुलाएंगे, भैया यहाँ पे आ जा, हम रहेंगे यहाँ, ये घर बनाना है, इस तरह से तैयार करना है, और ये ले पैसे। अब लिखत में ले लेके इस तरह से घर तैयार होना है, इतने दिन में तैयार करके देना है। कैसे करेगा, क्या करेगा, हमें नहीं पता, हमें तो ये काम चाहिए। ठीक है, तो अब जो हमने अपने घर बनाने का जो जिम्मा है, समझना, अब जिम्मा है वो ठेकेदार को सौंप दिया, तो इसी को कहेंगे हम प्रत्यायोजित। क्या हमारे पास जो शक्ति थी घर बनाने उसको देखने का, सारी शक्तियां हमारे पास थी, लेकिन अब हमने किसको सौंप दी, ठेकेदार को। क्यों, क्योंकि हमारे पास ना है भाई इतनी देखना, ये करना वो करना नहीं, हमें नहीं मतलब, हमें तो भैया पूरा काम चाहिए, हम ठेकेदार को पकड़ लेंगे अगर हमारा काम नहीं हुआ। समझ में आ गया। तो हमने जो अपनी शक्तियां थी वो ठेकेदार को दे दी, प्रत्यायोजित कर दी, अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित कर ली ठेकेदार को। अब वो घर बनाएगा अपना। हम तो देख सकते हैं ठेकेदार को भी, उसको भी अब कभी कभी टाइम मिलेगा तो हम देख लेंगे कितना काम हो कितना नहीं होगा, बाकी हमारी कोई सिरदर्दी नहीं है। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं प्रत्यायोजित। तो यही काम ये कर सकता है कौन, हमारा लोकपाल, लेकिन वो लिखत में करेगा, लिखत में देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, वो समाप्त हो गया है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा लोकपाल का, और हम ये लोकपाल कब बना, क्या इसके पास शक्ति होती है, कैसे कंट्रोल करता है, कैसे निगरानी करता है। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, और कल पेपर है उसके लिए तैयारी कर लो। चलिए बाय बाय।